नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये जो आपके सामने सीरीज दिख रही है, ठीक है, एग्जाम टारगेट सीरीज है। ठीक है, जो आपके 2025 में जितने भी एग्जाम आएंगे, 2025 में आपके जितने भी एग्जाम आएंगे उनको टारगेट करते हुए ये सीरीज चलती रहेगी आपकी लगातार। ठीक है, और इसमें जितने भी एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इसे जरूर अटेंड करते रहिए और ये लगातार आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अन्य क्लासें आपकी भी चलती रहेंगी, जो कि हमारी नेमरा सुंडा की थ्योरी क्लास है वो भी चलती रहेगी। ठीक है, और ये सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ अलग तरीके से बनाई गई है सीरीज। ठीक है, तो इसे जरूर अटेंड करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिम्टम ऑफ सिट्रस कैंकर अपीयर ऑन विच ऑफ द प्लांट पार्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि नींबू जो सिट्रस होता है, जो नींबू वर्गीय जो प्लांट होता है, उसके किस पार्ट पे सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है। लीफ पे होता है, फ्रूट पे होता है, ब्रांच पे होता है, या ऑल ऑफ दीज पे होता है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा क्या होता है कि सिट्रस कैंकर क्या होता है। सिट्रस कैंकर होता है बेसिकली जो छाल होती है किसकी, जो प्लांट होता है सिट्रस का, नींबू का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसकी जो छाल होती है उस पर सिट्रस कैंकर रोग होता है। ठीक है, ये होता किससे, ये होता है हमारा जैंथोमोनास सिट्राई से। किसके कारण होता है, ये होता है हमारा जैंथोमोनास सिट्राई से होता है। ठीक है, जैंथोमोनास सिट्राई से होता है। ठीक है, इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाता है लीफ माइनर। कौन फैलाता है, लीफ माइनर इसको फैलाता है, किसमें, सिट्रस वाले प्लांट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लीफ पे भी होगा, फ्रूट पे भी होगा, ब्रांच पे भी होगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिट्रस के और सारे जो डिसऑर्डर हैं या रोग हैं उनको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी अच्छी से हो जाए। ठीक है, इसका यही एक माध्यम है सीरीज का कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, उसको ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हमारा जो सिट्रस होता है, इसमें एक डिजीज हमारा लगता है डाई बैक। कौन सा लगता है, एक डिजीज हमारा लगता है डाई बैक। ये किसके कारण लगता है, ये हमारा लगता है कॉपर की कमी से। किसके कारण लगता है, कॉपर डिफिशियंसी से लगता है। किसकी कमी से लगता है, कॉपर डिफिशियंसी से लगता है। ठीक है, अगला हम बात करें, इसमें एक रोग लगता है गमोसिस। क्या लगता है, गमोसिस लगता है। ठीक, किसकी कमी से लगता है, ये जो होता है फाइटोपथेरा, फाइटोप्थोरा स्पीसीज की जो फंगस होती है उससे लगता है। फाइटोपथेरा स्पीसीज की जो फंगस होती है उससे कौन लगता है, गमोसिस लगता है। ठीक है, गम किससे आता है, फाइटोपथेरा से आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा बहुत फेमस, इसका होता है ट्रास्टिजा रोग होता है, ये डिजीज होता है। एक किसके द्वारा लगता है, ये वायरल होता है। कैसा रोग होता है, वायरल होता है। ये किसके द्वारा लगता है, ये लगता है हमारा किसके द्वारा, एफिड के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है, एफिड के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, यहीं पे इसमें एक लिटिल लीफ रोग लगता है। ठीक है, लिटिल लीफ लगता है। ठीक है, ये किसकी कमी से लगता है, ये लगता है कॉपर की कमी से। किसकी कमी से, कॉपर की कमी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको, आप लोगों को इतनी सारी जानकारी जानने को मिली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इन ईयर 1943, 1943 में बंगाल फेमाइन, जो बंगाल में अकाल पड़ा था, वो किस कारण पड़ा था। आपके पास ऑप्शन है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, जो राइस का ब्लास्ट डिजीज होगा उसके कारण, या सीथ ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस, या ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, या फॉल्स स्मट डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। क्या हो जाएगा, ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। इसके कारण क्या पड़ा था, बंगाल फेमाइन पड़ा था। ये क्या है, ये एक फंगस है। ठीक है, फंगस वाला रोग है, इसके कारण पड़ा था। ठीक है, अब हम लोग इसको जानते हैं, जो ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस है, ठीक है, ये किससे होता है, जो ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस है ये होता है पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, ये फंगस होता है। एक होता है सीथ ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस, ये किससे होता है,
ये होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। किससे होता है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई होता है। अभी मैंने आपको बताया ब्राउन स्पॉट डिजीज क्या होता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। ठीक, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। ठीक है, अगला बचता है आपका लास्ट फॉल्स स्मथ ऑफ राइस। ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स ओराइजी, क्लेविसेप्स ओराइजी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। ठीक है, सीथ ब्लाइट किससे होगा? राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। ब्लास्ट किससे होगा? पायरिकुलेरिया से। ठीक है, ब्लास्ट कौन करेगा? पायरिकुलेरिया करेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज? मतलब जो दो टाइप के सीड बॉर्न डिजीज होते हैं, एक एक्सटर्नली होता है, एक इंटरनली होता है। ठीक है, जो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज किसका है, वो कौन सा है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार या स्मट ऑफ बाजरा। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लूज स्मट ऑफ व्हीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूज स्मट ऑफ व्हीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लगा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, जो लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज कौन सा होता है? ये होता है हमारा कवर्ड स्मट। क्या होता है? कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ये क्या होता है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न होता है। क्या होता है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होता है। सीड बॉर्न डिजीज मतलब जो रोग जो होते हैं सीड में रह जाते हैं, उनके कारण रोग फैलता है सीड के कारण, उसे सीड बॉर्न कहते हैं। कुछ इंटरनली होते हैं, कुछ एक्सटर्नली होते हैं। तो एक्सटर्नली की बात करते हैं, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली हो जाएगा। अगर इंटरनली की बात करते हैं, लूज स्मट ऑफ व्हीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए? लूज स्मट ऑफ व्हीट। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? लूज स्मट ऑफ व्हीट का इसका होता है अस्टिलैगो न्यूडा, अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई। क्या होता है? अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई होता है। ठीक है, क्या होता है? अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई होता है। ये इंटरनली सीड बॉर्न होता है। कौन सा? तो लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Who among the following is known the discovery of control of खैरा डिजीज ऑफ राइस? मतलब जो खैरा डिजीज राइस का होता है उसको किसने कंट्रोल करने के लिए उसकी खोज की? आपके पास ऑप्शन है, वाई एल नेने, सॉरी के सी मेहता, आर एस सिंह, ए एन मैकोपाध्याय। ए एन मैकोपाध्याय, आर एस सिंह, के सी मेहता या वाई एल नैने। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी वाई एल नैने। ठीक है, अगर हम खोज की बात करते तो इसकी खोज किसने की थी? वाई एल नैने ने की थी। किसने की थी? वाई एल नैने ने की थी। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि एक खैरा डिजीज होता क्या है, किसमें लगता है। जो खैरा डिजीज होता है, ठीक है, कुछ क्वालिटीज होती है खैरा डिजीज की, उसको जान लेते हो, एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, खैरा डिजीज होता है ये किसमें लगता है? राइस में लगता है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपके। ये किसने खोजा था? वाई एल नैने ने खोजा था। कब खोजा था? 1966 में। कहाँ खोजा था? ये पंतनगर में खोजा था। कहाँ खोजा था? पंतनगर में खोजा था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो पंतनगर में है वहां खोजा गया था। ठीक है, ये लगता कब है? ये नर्सरी वाले प्लांट में लगता है। कब लगता है? नर्सरी वाले प्लांट में लगता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? ये जो होता है टिप जो होता है इसका, सबसे पहले टिप जो होता है फर्स्ट टाइम क्या होता है? येलो होता है। फर्स्ट टाइम इसका टिप जो जब नर्सरी में प्लांट होता है इसका राइस का, उसमें जो है जब इसका टिप होता है क्या होता है? येलो हो जाता है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आया तो मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 किलोग्राम क्या करते हैं? जिंक सल्फेट डालते हैं। कितना डालते हैं? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। किसको मैनेज करने के लिए? खैरा डिजीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसकी खोज वाई एल नैने ने की। किसमें लगता है? राइस में लगता है। कहाँ खोजा गया? पंतनगर में खोजा गया। कब खोजा गया? 1966 में खोजा गया। कब लगता है? नर्सरी प्लांट में लगता है। इसका सिम्टम क्या होता है? फर्स्ट येलो जो टिप होती येलो हो जाती। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम की दर से इसमें यूज करते हैं। ठीक है,
उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये सीरीज आपके लिए बेहतर होगी हर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI ये कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है मथुरा, भरतपुर, पटना, बरेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। बरेली में भी कहाँ? इज्जत नगर में। इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, वेटेनरी मतलब होता है जो पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। अगर मथुरा की बात करते हैं, ठीक है, अगर वहीं हम लोग मथुरा की बात करेंगे, ठीक है, तो मथुरा में हमारा क्या है? मथुरा में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, सॉरी, मथुरा में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट वाटर मैनेजमेंट ना होके हम गलत बता गए, पटना में हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वहीं अगर मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में हमारा है जो गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? जो हमारा गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ है? मथुरा मखदूम में है। कहाँ है? मथुरा मखदूम में। ठीक है, अगर भरतपुर की बात करते तो यहाँ पे मस्टर्ड एंड रैपसीड, रैपसीड मस्टर्ड या मस्टर्ड एंड रैपसीड मैंने जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कौन सा प्रभाव जो है इफेक्ट नहीं करता? सॉइल इरोजन मतलब होता है मृदा क्षरण को। ठीक है, क्लाइमेट ये तो करता ही है, सूखा है या वेट है या कैसा क्लाइमेट वहाँ की जलवायु कैसी, ये तो इफेक्ट करती है। वेजिटेशन वहाँ की वनस्पति भी इफेक्ट करती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज्यादा मृदा क्षरण करते हैं, कुछ जो होते हैं वो कम मृदा क्षरण करते हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का हिंदी में होता है स्थलाकृत, कि भूमि का आकार कैसा है, भूमि कैसी है, ऊबड़ है, खाबड़ है, प्लेन है, ये भी इफेक्ट करता है। एक जो आपका ऑप्शन रह गया टोप सोलर, ठीक है, जो सोलर होता है इससे इफेक्ट नहीं होता है मध्याचरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर एस्टिमेटिंग एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर इज, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसका जो वार्षिक डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसमें कमी आती है। किसमें? जो ट्रैक्टर होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, तो उसका आकलन कैसे करते हैं? डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर टू जीरो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, लार्जर अमाउंट ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, डिक्रीजिंग अमाउंट ड्यूरिंग लेटर लाइफ, इक्वल अमाउंट ईच ड्यूरिंग द इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर टू जीरो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अब इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके मतलब की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ जो भी ट्रैक्टर के मूल्य में परिवर्तन होता है, ठीक है, या भी ट्रैक्टर के मूल्य में जो भी कमी आती उसे कहते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन ट्रैक्टर ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर का एनुअल डिप्रिसिएशन होता है, उसे कहते हैं। इसको निकालते कैसे? इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है परचेज, मतलब कितने में हमने परचेज किया, परचेज प्राइस क्या है, हमने एस्टीमेट कितने में किया कि हम सेल करेंगे, मतलब सैल्वेज, सैल्वेज प्राइस होता है कि हमने कितने में एस्टीमेट किया। मान लो हमने 10 लाख में ट्रैक्टर लिया था, हमने एस्टीमेट किया कि हमने मान लो 5 साल चला लिया, 6 साल चला लिया, उसके बाद हमने एस्टीमेट किया कि ये 7 लाख में 6 लाख में बिक जाएगा, तो उसे कहते हैं सैल्वेज प्राइस। नेक्स्ट इसको किससे भाग देते हैं? ईयर ऑफ ऑनरशिप। ईयर ऑफ ऑनरशिप का मतलब होता है कि कितने साल हमने इसकी ऑनरशिप कही, मतलब कितने साल ये हमारे नाम पे रहा, हमारे पास रहा। उस इन सबको भाग देके, इसको माइनस करके फिर से भाग देके फिर हम लोग एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं किसका? ट्रैक्टर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर टू जीरो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन एन इंजन, एक इंजन में इन फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, यदि फ्यूल इकोनॉमी जो हमारी जो इसमें ईंधन होता है वो होता है देयर मस्ट बी, एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो आवश्यक क्या है, मतलब जो हमारा फ्यूल होता है इंजन के लिए, हमारे फ्यूल में क्या क्या आवश्यक होता है, ठीक है, इंजन को चलने के लिए। एक्सेस ऑफ फ्यूल, ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती,
एंड एक्सेस ऑफ बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीजन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर अगर की बात करें, ठीक है, अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। क्योंकि हमारा जो फ्यूल हो, जो इंजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें फ्यूल भी होना चाहिए और उसके लिए ऑक्सीजन भी जरूरी होती, दोनों चीजें हमारे इंजन के लिए जरूरी होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल एंड ऑक्सीजन एक्सेस होने चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। जो स्प्रिंकलर मेथड होता है इरिगेशन का, सिंचाई का, स्प्रिंकलर का मतलब होता है बौछाई सिंचाई, ठीक है, बौछाई सिंचाई किस तरीके की सॉइल के लिए अच्छी मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है अंडुलेटिंग सॉइल, वेल लेवल सॉइल, हैवी सॉइल या नॉन ऑफ दीज। मतलब अंडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ सॉइल, ठीक है, अंडुलेटिंग का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ मृदा, ठीक है, जो समान समतल नहीं है। वेल लेवल मतलब जो समतल मृदा होती है, समतल मिट्टी होती है उसके लिए, ठीक है, या हैवी सॉइल जो भारी मृदा होती है उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडुलेटिंग सॉइल। क्या होता है, अंडुलेटिंग सॉइल होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ मृदा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है बौछाई सिंचाई। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि बौछाई सिंचाई होती क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है वो क्या होता है। अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में तो इसे जानी गई बौछाई सिंचाई होती है। इसमें जो वाटर सेविंग होती है, ठीक है, क्या होता है, वाटर सेविंग होती है, ठीक है, वो कितनी होती, वो होती 25 से 50% लगभग। कितनी होती, 25 से 50%। इफिशियंसी की बात करते हैं, वाटर उपयोग क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, वो कितनी होती, वो 50 से 75% होती। कितनी, 50 से 75% होती, ठीक है। वहीं अगर प्रेशर की बात करते हैं, इसका जो नोजल होता है जिससे बौछार निकलती है, ठीक है, फव्वारा निकलता है, उसमें प्रेशर कितना होता, ये होता 2.5, सॉरी 2.5 से 4.5, ठीक है। कितना होता है, 2.5 से 4.5, ठीक है। डिस्चार्ज की बात करते हैं, डिस्चार्ज का मतलब होता है 1 घंटे में कितना पानी निकालता है। तो 1 घंटे में लगभग 1000 लीटर पानी जो है बौछार के द्वारा ये सिंचाई करता है, कितने, 1 घंटे में, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर सेविंग 25 से 50%, इफिशियंसी 50 से 75%, प्रेशर कितना होता है, 2.5 से 4.5 होता है, और डिस्चार्ज कितना होता है, 1000 लीटर पर आवर करता है, 1 घंटे में 1000 लीटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिट ऑफ प्लाउ साइज। जो हमारा हल होता है उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, किलोग्राम, जॉइंटर या टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती, इकाई होती है जिससे हम हल की यूनिट को मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, परसेंटेज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन पैडी स्टोरेज। ये इस बार आपका एनएससी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जो हमारा पैडी होता है या धान होता है उसमें कितना हम भंडारण के समय मॉइस्चर रखते हैं, 6 रखते हैं, 8 रखते हैं, 12 रखते हैं, 16 रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। 12 इसका राइट आंसर, इसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 12% होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंबाइन। जो कंबाइन मशीन होती है, हम लोग देखते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो गेहूं काटती हैं, धान वगैरह काटती हैं, तो उसे कहते हैं कंबाइन। मतलब एक में बहुत सारी चीजें होती कंबाइन होती। तो वो क्या नहीं करती, हार्वेस्टिंग नहीं करती, हार्वेस्टिंग करती है, थ्रेसिंग नहीं करती, थ्रेसिंग भी करती, सेपरेटिंग नहीं करती, सेपरेटिंग भी कर, सेपरेटिंग का मतलब होता है दाने को और भूसे को अलग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ड्राइंग नहीं, सुखाती नहीं है, ठीक है, सेपरेट भी करती है, थ्रेशिंग भी करती है, हार्वेस्टिंग भी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ फैट, मिल्क फैट इन आइसक्रीम। जो आइसक्रीम होता है उसमें फैट परसेंटेज कितना होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है या 20% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 12% हो जाएगा, ठीक है। जो आइसक्रीम होती है इसमें फैट परसेंटेज कितना होता है, 12% होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बर्बरी इज ए ब्रीड ऑफ। बर्बरी किसकी ब्रीड है, गोट की है, काऊ की है, बुफैलो की है, शीप की। तो बर्बरी जो होती है ये किसकी ब्रीड होती है, गोट की होती है। किसकी होती है, ये होती है हमारी किसकी, गोट की, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। ये किसकी ब्रीड होती है, गोट की होती है, ठीक है। अब बर्बरी की बात आती है तो बर्बरी की कुछ क्वालिटीज होती है। इसका जो ओरिजिन माना जाता है सोमालिया माना जाता है।
क्या माना जाता है? सोमालिया माना जाता है। अफ्रीका, अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र जो होता है माना जाता है। पर्टिकुलरली इसके अफ्रीका का जो बर्बरा क्षेत्र है, कौन सा? बर्बरा क्षेत्र है, वो माना जाता है, ठीक। लेकिन सोमालिया माना जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे सिटी गोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी गोट भी कहते हैं। ये इतनी छोटी होती है और ये क्या होता है? ये डेयरी गोट भी होती है। क्या होती है? ये डेयरी ब्रीड होती है, ठीक है। ये दूध देती है। ये इतनी छोटी होती है कि इसे हम लोग सिटी में भी पाल सकते हैं, कम जगह में भी और कम खाने पे भी इसे पाला जा सकता है, ठीक है। इसे सिटी गोट कहते हैं। और ज्यादातर यूजली ये सामान्यतः क्या होती है? ये एक साथ दो बच्चे देती है। क्या? ट्विन पैदा करती है। क्या करती है? ट्विन बर्थ करती, ठीक है। ट्विन बेबी पैदा करती, ठीक है। इसकी ये क्वालिटीज हो जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा बर्बरी में कुछ नहीं पूछा जाता। जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, असील इज ए ब्रीड ऑफ। असील किसकी नस्ल है? डक की है, टर्की की है, हेन की है या गिनी फॉल की? जो असील होती है किसकी है? जो मुर्गी हमारी होती है उसकी एक नस्ल है। ये इस नस्ल की क्वालिटी क्या होती है? ये जो होती है स्पोर्ट वाली नस्ल होती है। कैसी है? स्पोर्ट पर्पज वाली है। स्पोर्ट पर्पज होती या इसे फाइटिंग पर्पज से भी, फाइटिंग नस्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइटिंग पर्पज ब्रीड भी बोला जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन की बात करते हैं, यूपी इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश इसका ओरिजिन माना जाता है। असील क्या होती? एक फाइटिंग पर्पज वाली नस्ल होती है या स्पोर्ट के लिए इसे पाला जाता है, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? यूपी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इज ब्रीड ऑफ। जो ये ब्रीड आपको दिखाई गई है किसकी ब्रीड है? ठीक है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड गोट की है, सीप की है, डक की है या स्वाइन की? तो ये जो ब्रीड है हमारी ये किसकी है? स्वाइन की है, ठीक है। ये किसकी ब्रीड है? स्वाइन की है, ठीक है। ये किसकी ब्रीड है? ये स्वाइन की है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस ब्रीड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो ब्रीड होती है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? इसका उत्पत्ति स्थान यूके माना जाता है। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं या इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का जो क्षेत्र होता है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कौन सा? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ठीक है। ये कैसी होती है? नाम से ही पता है कैसी होती, या व्हाइट होती है, ठीक है। वैसे नॉर्मली से यॉर्कशायर लिख के आता है, ठीक है। तो इसका आपको क्या पूछ सकता है? इसका कलर भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम क्या है? हिंदी में जिसे हम लोग खीस बोलते हैं। खीस क्या है? फर्स्ट ड्रॉन मिल्क आफ्टर पास्चुरेशन ऑफ द फीमेल्स, कंडेंस्ड मिल्क, एवोपोरेटेड मिल्क या अनकोगुलेटेड मिल्क? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉन मिल्क आफ्टर पास्चुरेशन। पास्चुरेशन इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो बच्चा देती है उस क्रिया को पास्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा देने के बाद तुरंत जो निकला हुआ फीमेल से दूध होता है या गाय से दूध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो गया। अब कोलेस्ट्रम होता क्या है इसके बारे में कुछ इसके कंपोजिशन हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, बात करते हैं कोलेस्ट्रम की, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता जाएगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको खोलते जाएंगे, जितने पॉइंट बनते हैं उसको सब आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, कोलेस्ट्रम जो होता है इसमें प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटीन की बात करें, जैसे काऊ का है, काऊ की अगर खीस है, दूध है, उससे अगर खीस बन रही है तो कितना होगा उसमें प्रोटीन? 17.8% होगा। कितना होगा? 17.8%। अगर बुफैलो का, बुफैलो के दूध से खीस बन रही तो उसमें कितना होगा? 21.4% प्रोटीन होता है, ठीक है। वही अगर इसमें हम बात करते हैं फैट की, ठीक है, अगर फैट की बात करते हैं फैट सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। अगला हम इसमें बात करते हैं, अगर कोलेस्ट्रम की बात करते हैं तो जो हमारा मुन्ना होता है, मुन्ना क्या बेबी होता है जो गाय का या भैंस का, उसके बॉडी वेट का, बॉडी वेट का उसको कितना देते हैं? 1/10 भाग देते हैं। कितना देते हैं? 1/10 भाग देते हैं। कितना देते हैं? 1/10 भाग देते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रम किस दूध को कहा जाता है? जो पास्चुरेशन डिलीवरी के बाद अप टू 5 डेज, मतलब 5 दिन तक जो दूध निकलता है वो क्या होता है? वो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। इसमें पीलापन होता है, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा, ये पकने पे जो फटता क्यों? ये क्यों फटता है? क्योंकि इसमें एल्बुमिन
एल्ब्यूमिन, ठीक है, और ग्लोबुलिन। दो दो प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, दो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसी का कारण क्या होता है, जब इस दूध को हम लोग उबालते हैं या गर्म करते हैं तो ये फट जाता है, ठीक है, जिसके कारण खीस बनता है, ठीक है, ग्लोबुलिन हो जाता है। दो दो प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, ये चीज याद हो गई। अगर इसमें वाटर की बात करते हैं, यहीं पे एक कहीं पे हम लोग बना देते हैं, वाटर की बात करें तो इसमें वाटर कितना होता है, लगभग 75% होता है। कितना होता है वाटर, लगभग 75% होता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पहला निकला हुआ दूध जो होता है पास्चुरेशन के बाद, वो क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, रिक्वायरमेंट ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर ऑफ बुफालो वेट 400 किलोग्राम प्रोड्यूसिंग 10 किलोग्राम मिल्क पर डे। मतलब कंसंट्रेट जो मिक्सचर होता है उसका मतलब ये होता है, एक होता है कंसंट्रेशन राइस, सॉरी आहार जो होता है, ठीक है, कंसंट्रेट आहार होता है, उसका मतलब होता है कि इसमें जो क्रूड फाइबर होगा वो कितना होगा, 18% के से कम होगा। जिस आहार में क्रूड फाइबर जो होता है, क्रूड फाइबर जो होता है कितना, 18% से कम होता है, उसे कहते हैं कंसंट्रेट आहार। क्या कहते हैं, कंसंट्रेट आहार, ठीक है। तो इसमें यह कहा जा रहा है जो कंसंट्रेट आहार देते हैं, जो 400 किलोग्राम का वेट हो जिस भैंस का, और जो 10 किलोग्राम पर डे दूध दे रहे हो उसको कितना देंगे, 3.5 किलोग्राम देंगे, 4.5 किलोग्राम देंगे, 5.5 किलोग्राम देंगे, या 6.5 किलोग्राम देंगे। तो इसको कितना देंगे, इसको देंगे 3.5 किलोग्राम। कितना देंगे, 3.5 किलोग्राम पर डे कंसंट्रेट आहार देंगे, जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी होगी, 18% होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिनरल होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाई रिक्वायरमेंट मतलब हाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाई रूप से, या इसमें जो प्रेजेंटी होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, मिनरल्स की होती है, ठीक है। कितना देंगे, 3.5 किलोग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है, 6.7 होता है, 7.4 होगा, या 8.5 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6.7 हो जाएगा, ठीक है। 6.7 पीएच जो होता है फ्रेश मिल्क होता है। अब हम लोग मिल्क के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। मिल्क जो होता है, इसमें दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। अगर हमारा मिल्क क्या होता है, जो मिल्क में सफेदपन होता है, ठीक है, व्हाइट होता है, ठीक है, वो किस कारण होता है, वो होता है केसीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण होता है, एक होता है केसीन प्रोटीन के कारण, ठीक है। अगर हमारा मिल्क येलो होता है, ठीक है, वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। ये लगभग 80% पाई जाती है, ठीक है, और ये 80% के नीचे लगभग 20% पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं, ताजे दूध जो हमारा ताजा दूध होता है उसमें अम्लता की बात करते हैं, ठीक है, अम्लता या एसिडिटी की बात करते हैं, कितनी होती है, 0.12 से 0.16% होती है, ठीक है, कितनी, 0.12 से 0.16%। वही है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, कितना गाढ़ापन होता है दूध में, ठीक है। अगर उसकी बात करते हैं विस्कोसिटी की, तो 1.5 से 2 सेंटीपाइज होती है, कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीपाइज होती है विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी 1.5 से 2 सेंटीपाइज होती है, ठीक है। वही अगर डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व कितना होता है दूध का, ताजे दूध का घनत्व कितना होता है, ये होता है 1.028 से लेके 1.032 तक, ठीक, कितना होता है, 1.0828 से लेके 1.032 तक, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग जो उबलता है दूध कितने टेम्परेचर पे उबलता है, 101 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर फ्रीजिंग की बात करते हैं, फ्रीजिंग की बात करते कितने पे फ्रीज हो जाता है, ये हो जाता है -0.53 से लेके 0.55 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इस पे ये सॉरी क्या होगा, ये फ्रीज हो जाएगा, मतलब जम जाएगा दूध, और 101 डिग्री सेल्सियस पे क्या उबल जाएगा दूध, ठीक है। तो इतनी चीजें इससे बाहर मिल्क के बारे में आपको नहीं आएगा, तो जो हम पॉइंट आपको लिख, इसीलिए कह रहे हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अटेंड करते रहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6.7 पीएच इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कौन सी होगी, जर्सी, रेड सिंधी, रेड डेन, या हॉलिस्टीन फ्रीजियन,
तो इसका राइट आंसर सबको पता है क्या होगा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हॉलिस्टीन फ्रीजियन विश्व की जो विदेशी नस्लें हैं उनमें सबसे हैवीएस्ट नस्ल है, मतलब सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कौन सी है विदेशी नस्लों में, कौन सी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, अगर फैट की बात करते हैं इसके दूध में, फैट कितना होता है, 3.5% होता है। ठीक है, फैट कितना होता है, 3.5% होता है। मिल्क कितना देती है एक ब्यात में, ठीक है, एक बार बच्चा देने के बाद कितना मिल्क देती है, लगभग 6000 लीटर पर ब्यात मिल्क देती है। कितना, 6000 लीटर पर ब्यात मिल्क देती है। ठीक है, अगर कलर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होता है। ब्लैक और व्हाइट दोनों इसके कलर होते हैं। क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट दोनों इसके कलर होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने हॉलिस्टीन फ्रीजियन के बारे में जान ली, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आप आज के क्वेश्चन जो हैं यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे पे मैसेज करिए, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, और अदर चीज़ों की अगर बात करते हैं तो आपकी जो नेम रासुंडा की थ्योरी सीरीज है वो काफ़ी दिनों से क्या लगभग एक हफ्ते से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि मैं चला गया था थोड़ा वैष्णो देवी माता के यहाँ, ठीक है, दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे नेटवर्क वगैरह रहता नहीं है, इसीलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। वो भी आपकी लगातार चलती रहेगी, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसे ज़रूर अटेंड कर लीजिए। ये आपके जितने भी 2025 में एग्जाम है सबको टारगेट करने वाली सीरीज है। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तो इसे जरूर अटेंड करते रहिए, और ये लगातार आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे जरूर अटेंड करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।